नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लेके आए हैं आपका 65 नंबर सेट, 65 सेट। इस 65वें सेट में हमने स्पेशली समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को लिया हुआ है, ठीक है। सोशलिज्म से संबंधित क्वेश्चंस को लिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी व्याख्या इस तरह से हो कि इसमें आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस मिल सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, हेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद विकल्प है केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीरे धीरे आएगा, खूनी क्रांति से आएगा। कौन कह रहा है? हेबियन समाजवादियों का यह विश्वास है कि जो समाजवाद है वह केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीरे धीरे आएगा या फिर खूनी क्रांति से आएगा। दरअसल हेबियन समाजवादियों का विश्वास यह है कि जो समाजवाद है यह धीरे धीरे आएगा। क्या है? समाजवाद धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अब हेबियन समाजवाद क्या है? हेबियन समाजवाद के संदर्भ में कुछ डिटेल्स आपको मैं यहां पर और दे रहा हूं, उसको नोट किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग, बाकी मैं इसको आपको बता रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। हेबियन समाजवाद या हेबियनवाद का उद्भव कब हुआ था? 1884 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ 10-12 व्यक्तियों द्वारा हेबियन सोसाइटी के गठन, याद रखिएगा, इंग्लैंड में कुछ व्यक्तियों के द्वारा हेबियन सोसाइटी के गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस संगठन का नाम पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि हेबियन समाजवाद नाम कहां से पड़ा। इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति, याद रखिएगा इसका, एक सेनापति था क्विटस फेबियास के नाम पर रखा गया। यानी जो हेबियन समाजवाद है ये नाम कहां से आया है? रोमन सेनापति क्विटस फेबियास के नाम पर रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, हेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास यह था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए, यानी इनका यह विश्वास का पहले से ही मानना था कि समाजवाद को कोई बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से या इकट्ठा ना लाया जाए, बल्कि इसको धीरे धीरे लाया जाए। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धांत की जगह, यानी यह वर्ग संघर्ष की बात तो स्वीकार करता था लेकिन कोई रिवोल्यूशनरी एक्शन के पक्ष में नहीं था। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धांत की जगह हेबियन विचारकों ने युक्त मतलब विधि के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, तर्क वितर्क यानी लॉजिक के हिसाब से की पद्धति अपनाई, जिसे अपना प्रभाव दिखाने में समय लगता है। देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन जल्दी हो जाता है लेकिन क्रांति ऐसे नहीं आ जाती है। कई बार क्रांति के लिए बहुत सारे हमें कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। तो इन लोगों का यह मानना था, हेबियन विचारकों का यह मानना था कि यह विधि के अनुरूप आएगा, तर्क वितर्क के साथ आएगा, यानी लोगों को समझा के आएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? समय लगेगा। इन्होंने भाषण देकर और इश्तिहार छपवाकर, यानी विभिन्न मंचों पर स्पीच देकर के और फिर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, यानी इश्तिहार छपवाकर समाजवाद का प्रचार किया, जिसे अंतः प्रवेश यानी परमिएशन की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया उसको? परमिएशन या अंतः प्रवेश। अब यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए, इतनी देर में जान लीजिएगा। आगे देखिए, हेबियनवाद मुख्यतः मध्यवर्गीय आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा गया है कि हेबियनवाद क्या था? एक क्रांति थी, एक सामाजिक व्यवस्था था, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, या क्या थी यह एक आंदोलन था? तो वास्तव में क्या था? यह मध्यवर्गीय आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था, यानी जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो काफी ज्यादा संख्या में थे। हेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। यहां याद रखिएगा, इन्होंने जैसे कि जो प्रायः समाजवाद, जो समाजवाद था बेसिकली, वो क्या करता था? वह पूंजीपति के खिलाफ था। साम्यवाद या समाजवाद पूंजीपति वर्ग के खिलाफ था, लेकिन जो हेबियन समाजवाद था यह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो जमींदार थे, यानी जिनके अंदर इस प्रकार की सोच जमींदारी वाली थी, यानी वह कैपिटलिस्ट
जो है क्लास को रिप्रेजेंट करते थे या कैपिटलिज्म जैसा व्यवहार, कैपिटलिज्म जैसा बिहेव करते थे, और कह सकते हैं कि समाज में शोषण का मुख्य रास्ता इन्हीं से जाता था। भाई पूंजीपति पे तो तब होगा जब जमींदार होंगे, ठीक है ना। तो ये मानते थे कि पूंजीपति होना बुरा नहीं है। वास्तव में जो जैसे आप अगर भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो यही बात आएगी, ठीक है। इसीलिए फेबियन समाजवाद क्या था, जो है वह किसके लिए, जमींदारों के खिलाफ था, पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद, श्रमिक संघवाद या उपरोक्त सभी? लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसका आधुनिक रूप है? श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद, श्रमिक संघवाद या फिर उपरोक्त सभी? बताइए भाई किसका रूप है ये? दरअसल जो ये फेबियन लोकतांत्रिक समाजवाद है, बेसिकली ये फेबियनवाद का ही क्या है, आधुनिक रूप है। किसका? फेबियनवाद का ही ये आधुनिक रूप है। और फेबियनवाद के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद का ही क्या है, आधुनिक रूप है। दरअसल फेबियन सोसाइटी के प्रभाव के अंतर्गत आप यह मान सकते हैं कि जिस उदार, शांतिपूर्ण और विकासवादी या लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास हुआ था, वास्तव में वह दूसरे देशों में भी क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन इनकी जो यह जो विचारधारा थी यह भी धीरे धीरे ही फैली, ठीक है। और ये जो फेबियनवाद है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फेबियनवाद से ही क्या बना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनी। जैसे भारत में भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बहुत प्रबल समर्थक थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी लोकतांत्रिक समाजवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के जबरदस्त समर्थक थे। यहां यह याद रखना पड़ेगा कि दरअसल जो लोकतांत्रिक समाजवाद है यह भी उसी तरीके से फैल रहा था, या यह विचारधारा भी उसी तरह से फैल रही थी जिस तरह से कहीं ना कहीं फेबियनवाद का उदय हुआ था। यानी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, ठीक है, या जो है अन्य तरीके से। तो इसी संदर्भ में आप पाएंगे कि जर्मनी के बर्नस्टीन, फ्रांस के जीन जारेस और बेल्जियम के एडवर्ड एंसीन, ये वह लेखक हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इन्होंने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद की विभिन्न मंचों पर या रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति किया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से? अमेरिका से होगा नहीं, फ्रांस से भी नहीं, भारत तो बाद में आया यहां पर, ब्रिटेन। क्या होगा भाई? जो श्रेणी समाजवाद का संबंध है वो कहां से है? बेसिकली वो ब्रिटेन से है, ठीक है। अब इस श्रेणी समाजवाद क्या है? श्रेणी समाजवाद के बारे में 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, उनको हमने इकट्ठा किया हुआ है। हम इसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको आप लोग। यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएगा। जरा देखिए क्या है इसमें। श्रेणी समाजवाद का उदय, श्रेणी समाजवाद का उदय कब हुआ था भाई? 20वीं सदी के प्रारंभ में। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से कहां पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड कहां पर है? ब्रिटेन में, ठीक है। यह मूलतः फेबियन आंदोलन की ही क्या है? एक शाखा है, ठीक है। मूलतः फेबियन आंदोलन की ही एक शाखा थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे गिल्ड समाजवाद, इसे क्या कहते हैं? गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के श्रम संघवाद, फ्रांस के श्रम संघवाद तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस के श्रम संघवाद और ब्रिटेन के फेबियनवाद का मिश्रण माना जाता है। क्या माना जाता है? गिल्ड समाजवाद या फिर श्रेणी समाजवाद, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और मिला यहां से। आगे देखिए, यह स्पष्टतः मार्क्सवाद का विरोधी है। अब अगर क्वेश्चन यह पूछे कि श्रेणी समाजवाद किसका विरोधी है,
ठीक है। या गिल्ड समाजवाद किसका विरोधी है? तो किसका विरोधी है? मार्क्सवाद का विरोधी है। ठीक है। यह मार्क्स के सभी प्रमुख सिद्धांतों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकत्व, राज्य का लोभ का विरोधी है। यानी आप कह सकते हैं कि मार्क्स से जितने भी सिद्धांत थे उन सभी का यह क्या है? विरोधी है। ठीक है। साथ साथ यह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है। यानी जो भी आपको हासिल करना है वह विधि के अंतर्गत रहते हुए ही आपको हासिल करना है। ठीक है, समझ गए ना? यह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है। अब इसमें कुछ प्रमुख विचारक हैं, ठीक है, श्रेणी समाजवाद के, उनका जरा नाम नोट कर सकते हैं आप। A.G. पेंटी, A.R. ऑरेंज तथा S.C. हॉब्सन इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, यानी पेंटी, ऑरेंज, S.C. हॉब्सन, ये लोग क्या हैं? इसके प्रमुख विचारक हैं, यानी श्रेणी समाजवादियों में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर। अगला सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर। अगला कह रहा है कि कृषकों श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। दरअसल ये जो सिंडिकेलिस्ट हैं, आप जानते हैं सिंडिकेलिस्ट समाजवाद की कार्य पद्धतियों में बेसिकली वो चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं इलीगल होती हैं, कहीं ना कहीं इलीगल होती हैं। यानी ये आम हड़ताल कर सकते हैं, ये हड़ताल वाली जगह पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, औद्योगिक इकाइयों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, काम करते हुए गलत लेबलिंग कर सकते हैं, काम करते हुए काम चोरी कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे काम कर सकते हैं, सुस्ती से काम कर सकते हैं, लापरवाही से काम कर सकते हैं, यानी आपका नाम खराब हो वो वाला काम कर सकते हैं, जिसको सामान्य तौर पर पसंद नहीं किया जाता है। और जब जो मैंने उपरोक्त काम बताए आपको, इनमें से अगर कोई ऐसा काम करता है तो बेसिकली वह सिंडिकेलिस्ट समाजवादी तो कहे ही जाएंगे, लेकिन अपने इस कार्य को इन्होंने एक सांकेतिक नाम दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। केकनी, क्या कहते हैं इसको? केकनी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ केकनी, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इस शब्दावली के प्रयोग के द्वारा यह बता सकते थे कि हम क्या हैं? सिंडिकेलिस्ट समाजवादी हैं। ठीक है, यानी यह औद्योगिक इकाइयों को एक तरह से क्या कर सकते हैं आप? नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या होगा इसमें? किसका संग होगा भाई? सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? श्रमिक संघों पर और व्यापक हड़ताल पर। श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। ठीक है, अब यहां याद रखिएगा हर प्रकार के समाजवादियों का व्यवहार अलग अलग था। ठीक है, इसीलिए दूसरे अन्य जो प्रकार के समाजवादी हैं, ठीक है, जैसे कि फेबियन समाजवादी ही सही, वह इनका इस पद्धति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्योंकि सभी, जैसे आप अमेरिका में ही अगर जाएंगे तो इसका व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि अमेरिका में हड़ताल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी है, आप लोग इसको अक्सर वीडियो में आप देखते ही होंगे। ठीक है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद एक टोप के समान है। समाजवाद एक टोप यानी टोपी, कैप के समान है, जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा? इसे समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा? GDH कोल ने कहा, HG लॉस्की ने कहा, GB शाह ने कहा या CEM जोड ने कहा? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है और अलग अलग भाषा बदल के पूछा गया है। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा? बताइए भाई। GDH कोल ने, HJ लॉस्की ने, GB शाह ने या CEM जोड ने? आंसर इसका होगा D यानी CEM जोड। ठीक है,
CEM जोड़, इनका दरअसल मानना यह था जो है किसका, CEM जोड़ साहब का, कि दरअसल समाजवाद आज के युग में या वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय विचारधाराओं में से एक है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि दरअसल समाजवाद को जितने लोगों ने धारण किया या जितने लोगों ने इसकी व्याख्या किया, सबने अपने अपने संदर्भ में किया, यानी अपने अपने अनुसार किया। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचारित होती है तो कई बार जो है उसका संदर्भ ही बिगड़ जाता है, और संदर्भ कभी कभी इतना बिगड़ जाता है कि वह अपने मूल संदर्भ से ही अलग हो जाता है। इनका यही कहना था कि यह एक टोपी की भांति हो गया है, इसको हर कोई पहनता है और वास्तव में इसका रूप रंग साइज क्या हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन ये भी एक संदेश कहते हैं कि समाजवाद मनुष्य की समानता तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में एक प्रगतिशील दर्शन है और व्यापक कार्यक्रम है। लेकिन इनके साथ साथ यहां पर यह भी आपको याद रखना होगा कि दो लोग और दो स्टेटमेंट समाजवाद के संदर्भ में और पूछा जाता है, जो हो सकता है आगे इसी में एक आध क्वेश्चन मिल जाए, रैमजे मेयोर का और रैमजे मैकडोनाल्ड का। ठीक है, रैमजे मेयोर और रैमजे मैकडोनाल्ड का। रैमजे मेयोर साहब काफी कुछ कहते हैं किसके बारे में, समाजवाद के बारे में। ये कहते हैं कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। ठीक है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। यानी पहली चीज तो रैमजे मेयोर ने समाजवाद को एक धर्म की तरह मान लिया और यह बताने का प्रयास किया कि यह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला धर्म है, यानी यह बहुत जल्दी बदलता है, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन वहीं पर रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ये कहते हैं कि समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण ना हो, जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण ना हो। क्या कहते हैं ये, कि समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्तियों का नियंत्रण हो, मानवीय शक्तियों का नियंत्रण हो, नियंत्रण ना हो नहीं, मानवीय शक्तियों का नियंत्रण हो। क्योंकि अगर मानवीय शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसे में समाजवादी अवधारणा क्या होगी, वही बात होगी जो कहा कि अपने अपने अनुसार जो है वो ढाले लगेंगे लोग, और इसकी वास्तव में मूल अवधारणा है वही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, यह कथन निम्न में से किसका है। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं, यह कथन निम्न में से किसका है। जयप्रकाश नारायण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, राम मनोहर लोहिया का, महात्मा गांधी का। यहां पर मैं इस क्वेश्चन करा चुका हूं पहले, दूसरे संदर्भ मैंने इसका आंसर बताया है, इसलिए यहां कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे आंसर पे आ जाइए आप। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने, कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहां पर क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद, एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहां पर इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, इसमें विकल्प जो है इन्होंने गड़बड़ कर दिए हैं, इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को। किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ट्रॉट्स्की, एंगल्स, स्टालिन, मार्क्स। जल्दी बताइए भाई, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ट्रॉट्स्की, एंगल्स, स्टालिन या मार्क्स, किसने किया। आंसर होगा स्टालिन। स्टालिन यह मानता था कि जैसे स्टालिन का यह मानना था कि जैसे पूंजीवाद है, ठीक है, जैसे पूंजीवाद है, वो यह मानता था कि चाहे पूंजीवाद हो चाहे कोई अन्य वाद हो, वो यह मानता था कि
पूरी दुनिया में चाहे पूंजीवाद आ जाए, लेकिन कोई एक ऐसा देश हो सकता है या केवल एक ही देश ऐसा हो सकता है जहां पर क्या हो जाए, यानी केवल एक ऐसा देश हो जहां पर समाजवाद हो, यानी केवल एक ऐसा देश भी हो सकता है जहां पर समाजवाद की स्थापना हो सकती है, बाकी दुनिया के चाहे सभी देशों में पूंजीवाद आ जाए। यानी उसका यह मानना था कि अच्छा, उसकी एक स्टॉलिन की एक बुक्स थी, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिज्म, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिज्म, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिज्म, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिज्म में वो कहता है कि दरअसल एक देश में समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। उसका यह मानना था कि भले बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व रहे, लेकिन केवल एक देश में ही सही, लेकिन समाजवाद की पूर्ण रूप से स्थापना की जा सकती है। उसका मानना था कि अगर कोई यह मानता है कि सर्वहारा क्रांति को, यानी प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन को किसी एक देश या किसी एक सीमा में बांध कर रखा जा सकता है, तो वास्तव में असंभव नहीं है। ऐसा वह इसलिए मानता था क्योंकि उसका यह मानना था कि समाजवाद का विस्तार होगा, धीरे धीरे भी सही होगा, और एक देश तो ऐसा बनाया ही जा सकता है जिसको आप पूर्णतः समाजवादी देश कहें। ठीक है, और यह जो बुक बताई मैंने आपको, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिज्म, यह 1934 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता, इक्वालिटी ऑफ इनकम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन निम्न में से किसका है? समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन निम्न में से किसका है? सेल्रस, रसेल, रॉबर्ट या फिर बर्नार्ड शॉ? बर्नार्ड शॉ। आंसर क्या हो जाएगा भाई? बर्नार्ड शॉ। दरअसल बर्नार्ड शॉ के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। बर्नार्ड शॉ को एक तो 1925 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह अलग बात है कि 1925 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको एक साल बाद दिया गया था, यानी 1926 में दिया गया था। दूसरी चीज कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, वो जो फेबियन सोसाइटी थी, उस फेबियन सोसाइटी के प्रमुख विचारकों में से एक थे, यानी आधुनिक समाजवादी विचारकों में से एक थे। दूसरा, ये प्रमुख विचारक थे, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रमुख लेखक भी थे, और इनका यह मानना था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, और एक किताब थी इनकी पैगमेलियन, पैगमेलियन, पैगमेलियन। ठीक है, और इन दोनों किताबों में ही, इन दोनों रचनाओं में ही इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी हुई थी, और इसी के लिए इनको 1925 का, मैंने कहा आपको, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और यह ये मानते थे कि वास्तव में समाजवाद का अगर एक लाइन में कोई पूछे अभिप्राय क्या है, तो वह वास्तव में आय की समानता की बात करता है, आय की समानता की बात करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवन, फोरियो, बर्नार्ड शॉ, मार्क्स। क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, कई बार रिपीट किया गया भाई। 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? फोरियो नहीं होंगे, बर्नार्ड शॉ भी नहीं होंगे, मार्क्स का कोई प्रश्न ही नहीं है, रॉबर्ट ओवन। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवन। थोड़ा जानिएगा रॉबर्ट ओवन के बारे में। रॉबर्ट ओवन आप जानते हैं ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में आते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवन साहब ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में से आते हैं। इनकी जो प्रमुख किताब थी न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी,
न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ये किताब थी इनकी। और एक दूसरी किताब भी इनकी थी, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड, न्यू मोरल वर्ल्ड, ये पहली किताब थी और दूसरी किताब थी, ठीक है, किसकी? रॉबर्ट ओवन साहब की, ठीक है। इन्होंने 1835 में इन्हीं की अध्यक्षता में सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय, ठीक है, के में ही एक भाषण दिया था और उस भाषण में इन्होंने क्या किया? बार बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। यहां यह भी आप याद रखिएगा कि समाजवाद जो है शब्द का प्रारंभ भी, ठीक है, याद रखिएगा, प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। और यह भी आप याद रखिएगा, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग भी किसने किया था? रॉबर्ट ओवन साहब ने ही किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद के सागर के बीच, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप, सारे पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप, ठीक है, सोशलिस्ट आइलैंड, सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ठीक है। यह कथन किसका है भाई? माओ से तुंग का है, माओ से तुंग का है, कार्ल मार्क्स का है, लेनिन का है, स्टालिन का है। बताइए भाई किसका कथन है? अब इतना बढ़िया स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा महत्वपूर्ण आदमी का ही होगा, इंपॉर्टेंट आदमी का ही होगा। अब इसमें फिलहाल सभी मशहूर ही हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये आंसर होगा इसका सी, लेनिन का स्टेटमेंट है ये। किसका स्टेटमेंट है ये? लेनिन का स्टेटमेंट है। लेनिन कहता है कि जिस प्रकार पूंजीवाद का विकास पूरे संसार में एक साथ नहीं आया था, उसी तरह से समाजवाद या साम्यवाद भी पूरे विश्व में एक साथ नहीं आएगा। लेनिन का यह विश्वास था कि पूंजीवाद एक सागर नुमा हो गया है और उस सागर के बीच में एक आइलैंड की तरह ही सर्वहारा समाजवादी द्वीप खड़ा है। उस पूंजीवादी रूपी विश्व यानी पूंजीवादी रूपी सागर में समाजवादी द्वीप एक कैसे खड़ा है? एक समाजवादी व्यवस्था एक द्वीप की तरह खड़ी हुई है। पूंजीवाद का सागर है, उसमें जो ये समाजवादी व्यवस्था है वह एक द्वीप के रूप में खड़ी हुई है। यानी जाहिर सी बात है अभी कम एरिया में है, लेकिन उसका यह मानना था कि जितने भी पूरे देश के जो समाजवादी लोग होंगे उनके लिए यह द्वीप जो होगा वह प्रकाश पुंज की तरह काम करेगा, प्रकाश पुंज की तरह काम करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से लाइट स्पेक्ट्रम की तरह काम करेगा और अल्टीमेटली सभी इससे प्रकाशित होंगे, ठीक है। यानी वह यह मानता था कि लेनिन का यह मानना था कि समाजवादी व्यवस्था धीरे धीरे सही लेकिन पूरे विश्व में फैलेगी। यानी वह यह मानता था कि पूरे विश्व में समाजवाद को फैलाया जा सकता है, ठीक है। आइए, मार्क्सवाद को युग का भ्रम, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने, एरन ने, कार्ल पॉपर ने, लॉस्की ने। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर, लॉस्की। किसने कहा है भाई? बताइए बताइए। इनका संबंध कहीं ना कहीं एथिक्स से भी है, पहले भी करा चुका हूं पॉलिटिकल साइंस में इनका क्वेश्चन, वहां पर हमने बताया था। इन्होंने बस इतना रखिए, किसने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था? किसने मार्क्सवाद को भ्रम कहा था? यानी इन्होंने वास्तविकता से परे बताया था इसको। कौन बताया था भाई? एक्टन साहब ने बताया था। एक्टन साहब ने बताया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यह जो है लेखक भी थे और ये एक विचारक भी थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, क्या किसने कहा है? समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, या किसने कहा था? अभी मैंने बताया है
जिन्होंने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो वो तुरंत कर लेंगे। CEM जोट, HJ लॉस्की, CL पेपर, रैमजे म्योर। किसका स्टेटमेंट है भाई ये कि समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। एक धर्म है, एक ऐसा धर्म है गिरगिट जैसा यह रंग बदलने वाला धर्म है। किसने कहा? रैमजे म्योर ने कहा, रैमजे म्योर साहब ने कहा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? बताइए भाई, राज्य को एक मशीन की तरह माना था, किसने कहा था? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, एंजल्स ने। राज्य को एक मशीन की तरह किसने माना था? मार्क्स मानेगा नहीं, लेनिन ने भी नहीं माना था, स्टालिन ने भी नहीं माना था। ये एंजल्स का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है भाई? एंजल्स का स्टेटमेंट है। एंजल्स साहब ने राज्य को एक मशीन की तरह माना था। यहां याद रखिएगा, यह एक जर्मन समाजशास्त्री था, जर्मन दार्शनिक था। ठीक है, और इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। यह राज्य को एक मशीन की तरह यानी एक तंत्र की तरह कार्य करने वाली व्यवस्था मानता था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है। व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉब्स से, लॉक से, दोनों से, या दोनों में से किसी से नहीं। व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत, भाई श्रम सिद्धांत का संबंध हॉब्स से भी है और लॉक से भी है। इसका मतलब इसमें आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना, उसका संबंध किससे है? हॉब्स से भी है और लॉक से भी है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक ये कोर्स चलाया जा रहा है अभी 65 डेज का। ठीक है, स्पेशल क्रैश कोर्स है। जो लोग अभी भी जुड़ेंगे उनको पहले की रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी और बहुत ही कम पैसे में है। ये 499 का ये कोर्स है। जो हिस्ट्री से टीजीटी दे रहे हों या पीजीटी दे रहे हों उनके लिए रिवीजन का ये बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, और इसके माध्यम से आकर के वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है इसकी, केवल मात्र 499 रुपीज है। ठीक है, जिनका छूट भी गया है उनको भी पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये भी याद रखिएगा, यह पूरा कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। केवल हिस्ट्री का चल रहा है क्रैश कोर्स, ये याद रखिए, केवल हिस्ट्री कोर्स चल रहा है ये। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। कभी भी यानी पूरे 65 डेज के क्रैश कोर्स में पूरी हिस्ट्री का आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।